प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, रूस और यूक्रेन की जंग तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। यूक्राइनी फ़ौजों ने भी हथियार डालने की बजाय अब लड़ने का फ़ैसला किया और जंग में और भी ज़्यादा शिद्दत आती जा रही है। जहां रूसी सदर यूक्रेन पर कब्ज़ा करने का कह रहे हैं, वहीं यूक्रेनी सदर भी आखिरी दम तक लड़ने की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि मुस्तक़बिल करीब में ये जंग आसानी से ख़त्म होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है। यूक्रेनी सदर को जब वहाँ से निकालने की अमेरिका की तरफ से उन्हें पेशकश की गई तो उन्होंने कहा कि हमें वतन से निकलने के लिए सवारी की नहीं बल्कि रशिया से मुकाबला करने के लिए हमें हथियारों की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के ममालिक वॉर जोन से अपने अपने शहरियों को अपनी एम्बेसीज के ज़रिए निकाल रहे हैं। नाजरीन, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी ज़ैनिश हुसैन अपनी यूक्राइनी बीवी और 3 साला बेटी के साथ यूक्राइनी शहर खोर्सन में फंसे हुए हैं। यानी ना उनके पास वहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता उन्हें नज़र आता है, ना खाने पीने का बंदोबस्त है। बाकी उनके सामने जो टर्किश और इंडियन एम्बेसीज हैं ये अपने अपने शहरियों को बसों में भर भर कर ले गए हैं। वो अपने शहरियों को बाहिफाजत वहाँ से निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस मजबूर एक पाकिस्तानी ज़ैनिश हुसैन को ये ख़तरा है कि जिस तरफ से रूसी फ़ौजें पेशकदमी कर रही हैं वहाँ इसका शहर भी पड़ता है। यानी वो यहाँ से ज़रूर गुजरेंगी रूसी फ़ौजें। ज़ैनिश हुसैन अपनी फैमिली के साथ यूक्रेन के इस वॉर जोन से निकलना चाहता है, लेकिन मजबूर है कि कहाँ जाए, और अगर ज़्यादा देर वहाँ रुका तो ना खुराक है ना बाज़ार से कुछ लाया जा सकता है। ज़ैनिश हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानते हैं कि वो कहाँ हैं, क्या कोई रास्ता उन्हें नज़र आ रहा है, कोई उनकी मदद कर रहा है, किससे उन्होंने राब्ता किया, क्या जवाब मिला। मेरे साथ मौजूद हैं यूक्रेन से ज़ैनिश हुसैन, पाकिस्तानी शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनिश साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आप जिन हालात का सामना आप कर रहे हैं, इन हालात से निकलने के लिए आपने किस किस से रब्ता किया? पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता किया, कोई जवाब मिला? अब ज़रा बताइएगा, डिटेल्स क्या हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का, आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं हम लोगों के लिए इधर। मैं एक्चुअली खैरसन में बेस्ड हूँ और पाकिस्तान एम्बेसी से 10 दिन पहले रब्ते करना हम लोगों ने शुरू कर दिए थे और हमें यही बताया गया था कि सब बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, हम रेडी हैं बिल्कुल, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो आपको इजीली इवैक्यूएट करेंगे। सही। और जब ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई तो उसके बाद हमने कांटेक्ट किया जो कीव में एम्बेसी है पाकिस्तान की, इनसे बिल्कुल भी वो पहले तो रब्ता हो ही नहीं रहा था, कोई नंबर उठा नहीं रहा, जो फ़ोन नंबर प्रोवाइड किए गए वहाँ पे कोई जवाब नहीं आ रहा। और इसी सिचुएशन में जब 2-3 दिन गुजर गए इस सारी सूरत हाल में, तो फिर आप लोगों के थ्रू 92 न्यूज़ के थ्रू जो है थोड़ी चीज़ें पुश हुई। उसके बाद एम्बेसी ने कोऑर्डिनेट करना शुरू किया, लेकिन नॉन रियलिस्टिक ऑप्शंस दे रहे हैं। अच्छा। जिससे कहते हैं आप यहाँ से 10 घंटे जो है वो ड्राइव करें और एक और शहर है यहाँ जहाँ एम्बेसी रिलोकेट हुई है वहाँ चले जाएं, या पॉलिश बॉर्डर्स पे खुद चले जाएं। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, आप 2 किलोमीटर भी नहीं जा सकते आगे, तो 10 किलोमीटर। तो पॉलिश बॉर्डर जो है वो यहाँ से कितना दूर है? क्योंकि कुछ लोग पोलैंड जा रहे हैं, रोमानिया जा रहे हैं। एक्चुअली जो सिचुएशन चल रही है अभी, इसमें तो तकरीबन 18 घंटे चाहिए तकरीबन यहाँ से पॉलिश बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ट्रेन्स बंद हैं, कोई टैक्सी नहीं है, और दरमियान में वॉर जोन्स है। एक्चुअली वो 18 घंटे स्मूथ नहीं है। अगर आप किसी तरीके से आपने मैनेज भी कर लिया, वो वॉर जोन्स आप कैसे क्रॉस करेंगे अलॉन्ग विद फैमिली? तो मेरी सिचुएशन है अभी, तो ये सूरत हाल चल रही है सारी। तो कोई दोबारा राब्ता नहीं हुआ पाकिस्तानी एम्बेसी से और उन्होंने कोई और रास्ता बताया? और यकीनन आपके अलावा और भी बहुत से लोग होंगे, और भी बहुत से पाकिस्तानी फैमिलीज होंगी, स्टूडेंट्स हैं जो डेली हम देख रहे हैं कि नई वीडियोस सोशल मीडियाज़ पर अपलोड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। वो मदद चाहते हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से उन्हें सिर्फ तसल्लियाँ दी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि हर एक को सिर्फ वो ये कह के जो है ना वो राम कर रहे हैं कि हाँ वो उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जिस जगह पर आप रह रहे हैं, क्या और भी पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे आपका राब्ता हुआ हो, वो भी यहाँ से निकल नहीं पा रहे? मैं एक्चुअली साउथ पे हूँ, यहाँ पे मैं अकेला पाकिस्तानी हूँ अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है एक्चुअली। शायद मैं कोई अमेरिकी या कोई बरतानवी शहरी होता तो अभी तक कुछ किया जा चुका होता। लेकिन इवन जो लोग नॉर्थ
जहां 50-50, 100 लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में हैं, जो जहां पे एक्सट्रीम बमिंग हो रही है एक्चुअली, और उनके लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। और वो बात आप वाली है कि बिल्कुल ये फॉर्मेलिटीज हैं सारी, जो किया जा रहा है वो बस इतना ही है कि वो खानापुरी है, एक ट्वीट ड्रॉप कर दी और बिल्कुल प्रेस रिलीज दे दी कि बस ये आप कर लें, और जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो नॉन रियलिस्टिक है। मतलब एक आप जहां पे पानी नहीं खरीद पा रहे, वहां पे एक स्टूडेंट, मैं तो रेजिडेंट इधर का, मेरी सिचुएशन स्लाइटली शायद डिफरेंट है, लेकिन एक स्टूडेंट जिसके पास, आप ये देखें कि बैंकिंग सिस्टम खत्म हो चुका है इधर मुकम्मल, आपके पैसे हैं तो वो नहीं है आपके, वो आप नहीं ले सकते। दूसरे ममालिक के शहरी वो बासानी निकल रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोस में भी बताया, जब आपसे पहले बात हुई आपने कहा इंडियन एम्बेसीज हैं वो लेकर जा रहे हैं, दूसरे और बहुत से ममालिक अपनी एम्बेसीज के जरिए लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं। बिल्कुल, इंडियन एम्बेसी बहुत इफेक्टिव रही। पहले दिन ही उन्होंने उसकी बड़ी नाइस एक डिस्ट्रीब्यूशन की। उन्होंने रोमानियन एम्बेसी से बात की, चेक एम्बेसी से, पोलिश से, हंगरी से, और हमारी एम्बेसी गायब थी इस पूरे दौरान। और उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, 20,000 से ऊपर लोग हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप सोशल मीडिया देखें, इंडियंस आपको बहुत कम किंग कंप्लेन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप बांग्लादेश को देखें, बिल्कुल सेम सिनेरियो। उन्होंने रोमानिया के साथ अपनी एडजस्टमेंट्स की और इजीली उनको रिलोकेट किया। हमारी एम्बेसी एक्चुअली 2 दिन तो उसके ऊपर कोई रिस्पांस ही नहीं दिया किसी किस्म का कि हो क्या रहा है, और जो दिया जा रहा है वो बस फॉर्मेलिटी है, बस एक दिखाने के लिए कि देखें हम कुछ कर रहे हैं। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है इस वक्त आपके साथ? आपकी वाइफ हैं, आपकी एक 3 साल की बेटी है और आप हैं। जी, सबसे ज्यादा जो पेनफुल सिचुएशन है वो बेटी की है। बीइंग एन एडल्ट पर्सन, आप समझ सकते हैं कि बंदा मैनेज कर लेता है, लेकिन एक दूध तलाश करने के लिए जब आप 2-2 घंटे यहाँ घूम रहे हैं और टेम्परेचर बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहा है इधर, सर्दियां बहुत एक्सट्रीम पे जाती हैं, -10-15 तक टेम्परेचर जाता है इधर, तो उसके साथ एम्बेसी की ये रिकमेंडेशंस कि आप 10 घंटे एक वॉर जोन में ड्राइव करें, वो बिल्कुल नॉन रियलिस्टिक है। मतलब उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आपने सड़क पे अगर मर रहे हैं तो किसी अपार्टमेंट में ही आप मर जाएं एटलीस्ट, किसी थोड़े। तो जब ये हालात पैदा हो रहे थे तो आप पुरुमीद थे कि निकल जाएंगे, जो तसल्लियां एम्बेसीज की तरफ से दी जा रही थी, या आपने अपने ताई घर में अपने खाने पीने का इतना बंदोबस्त कर लिया था कि कुछ दिन बासानी निकल सके? देखिए, हमारे साथ 2 तरफ से ब्लफ हुआ है। सबसे पहले जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट थी, इन्होंने टिल लास्ट डे हमें बताया है कि बस ये कुछ भी नहीं है, एक हॉक्स है और एक मिथ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर कुछ भी। एंड देन एम्बेसी भी हमें सेम चीज बता रही थी, तो हम एक तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे इन सारी चीजों के लिए एक्चुअली। और ये तो बिल्कुल लास्ट मिनट हुआ। सुबह 4 बजे उठे हैं और लाउड बैंग्स थी, रॉकेट हिट हो रहे हैं, जो बिजल्स हैं इधर बैलिस्टिक फाइल हुए इनिशियली, और वहां हमें अफरा तफरी पड़ी कि हो क्या रहा है। और सुबह जब हम 7-7:30 बजे जब सुबह हुई और बाहर बैंकों का रुख किया, सबसे पहले ये था कि पैसे हों पास एक्चुअली, और देखा तो कुछ भी नहीं उधर। लोकल लेकिन क्या करें, पैसे पास हों भी तो मार्केट्स तो नहीं खुली, दुकानें तो नहीं खुली। जी बिल्कुल, एक चीज है कि कोई इक्का दुक्का दुकान आपको नजर आ जाती है यहाँ पे खुली हुई, अब सुबह 1-1.5 घंटे के लिए खुल जाएगी, लेकिन वो भी टर्मिनल, ये कैशलेस सोसाइटी थी एक्चुअली बिल्कुल। मतलब मैं यहाँ था, मैंने 6 महीने से पहले कभी पैसे कैश यूज ही नहीं किए, हमेशा बैंक कार्ड्स और जो वायरलेस यूजेजेस हैं वो कर रहे थे। और बिल्कुल अभी तो कोई सिनेरियो ही नहीं है ऐसा, वो सब खत्म हो गया है। ऐसे लग रहा है जिस तरह बिल्कुल आप एक। ठीक है, लेकिन जो वहाँ के इस मुल्क के अपने लोग हैं, यूक्रेनी लोग हैं वहाँ पर, उनके क्या हालात हैं? जाहिर है उन्होंने तो यहाँ से नहीं निकलना, वो अपने गुजारे कैसे करें? आपके जाहिर है आसपास के नेबर्स, आसपास के लोग, वो किन हालात में हैं वहाँ के लोकल? मैं जिस खैरसन सिटी में कुली का स्ट्रीट है, जो मेन स्ट्रीट है एक्चुअली यहाँ की, और ये नहायत ही कंजेस्टेड स्ट्रीट थी, ट्रैफिक रहती थी हर टाइम। अभी आई थिंक इस पूरी स्ट्रीट में 100 से ज्यादा लोग नहीं रह रहे, जहां पे पहले शायद 10,000 लोग रह रहे होंगे। लोकल लोग भी निकल गए यहाँ से। वो एक्चुअली जो एक कॉन्सेप्ट है कि ये सारी फैमिलीज गैदर हो गई हैं एक जगह पे, अमूमन शहर्स के जो आउटस्कर्ट्स हैं वहां पे, जिस तरह कुछ कजन्स हैं, बहन भाई हैं, वो सारे एक जगह जमा हो गए हैं। और उसी तरह से मतलब जो रिसोर्सेज की कम्बिनेशन आपस में उन्होंने की और निजाम चल रहा है बड़े अच्छे से उनका। जो फॉरनर्स हैं वो इसलिए है कि हम लोगों का वो सिस्टम है नहीं इधर एक्चुअली, जो हैं वो थोड़े हैं, हम पाकिस्तानी हैं भी कम इधर। आई थिंक हमारी टोटल स्ट्रेंथ जो पूरे यूक्रेन में है वो 4,000 भी नहीं है टोटल, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सारे, एक साथ नहीं है। तो जो वो यही चीज है कि तो इन हालात में फोन वगैरह राब्ते बहाल है, सोशल मीडिया, इंटरनेट आप आसानी से यूज कर सकते हैं?
द ओनली थिंग जो यहाँ पे चल रही है एक्चुअली दैट इज इंटरनेट, उसमें अभी तक कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आई। फिर जो स्ट्राइक्स हैं दे आर वेरी स्केरी, बहुत खौफ आता है, लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं इधर बिजली जब इनको सायरन्स होते हैं कि शायद किसी एयर स्ट्राइक का डर है। और बड़ी वो एक स्केरी मोमेंट है कि आप इमेजिन करें कि आप बैठे हुए हैं, सब कुछ लाइट्स अचानक बंद हो जाएं और सायरन्स बजना शुरू हो जाएं पूरे शहर में। तो बहुत एक वो पेनफुल प्रोसेस है पूरा जो ज़ैनिश, हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे और बाहिफाजत आपके लिए यहाँ से निकलने में अल्लाह ताला आपकी मदद करे। हम ये इशू अपनी हुकूमत से उठाते रहेंगे, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन क्या करें, उन्हें मार्च से ही फुर्सत नहीं है। वो आज कराची में घोटकी में सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च निकालने में इतना मसरूफ़ हैं कि उन्हें पता नहीं है कि यूक्रेन में जो पाकिस्तानी हैं वो उनका हाल पूछ लें या अपनी एम्बेसीज़ को स्ट्रिक्टली ये डायरेक्शंस दे दें कि राब्ते करें लोगों से, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको निकालने के लिए वहाँ से बंदोबस्त किए जाएँ। लेकिन क्या करें, ये हुकूमत जो है ना वो अपोजिशन के मामलात में इतनी ज़्यादा उलझी हुई है कि शायद ये मैटर इस हुकूमत के लिए बहुत कहीं पीछे रह गया है। लेकिन हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनिश हुसैन साहब हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ होंगे। वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, ये रशिया और यूक्रेन जंग के हालात किस तरफ जा रहे हैं, अमेरिका की समझ नहीं आ रही है। एक तरफ रशिया के ख़िलाफ़ जो है वो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, अमेरिका और मगरबी ममालिक पाबंदियाँ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जब यूक्रेनी सदर ये कहते हैं कि हमारी मदद करें, हमें हथियार फराहम करें, तो अमेरिकी सदर कहते हैं कि आपको निकालने के लिए मदद कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन अमेरिका उस तरह से इतने बड़े बहरान में यूक्रेन की मदद करने को तैयार क्यों नहीं है? इतने बड़े बहरान में ये रवैया क्यों है अमेरिकी सदर का? देखिए, अमेरिका की भी ये तारीख है और वैसे भी समझने की बात है कि जंग इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती है। उस मुल्क को वो हथियार दे सकते थे, पैसा दे सकते हैं, लेकिन उसकी जंग अपने ऊपर कभी नहीं लेंगे, ये मोल नहीं लेंगे। और ये जब से न्यूक्लियर वेपन्स ईजाद हुए हैं, आपने देखा कि दो न्यूक्लियर पावर्स डायरेक्ट आपस में नहीं उन्होंने जंग की, उन्होंने प्रॉक्सीज की हैं तीसरे मुल्क में जा जाके, तो उन्होंने उनके लोगों को लड़वाया है, ये काम किए हैं उन्होंने वहां पे धड़ेबंदी करके। तो दोनों पावर जो है अपने अपने फेवरेट्स को सपोर्ट करती नहीं, लेकिन ये नहीं हुआ कि ये खुद डायरेक्ट आपस में लड़े। तो आज भी सूरत हाल ये है, ये एक्चुअली गलती की है यूक्रेन ने। उनको समझना चाहिए था कि सैंक्शंस लगे या कुछ भी हो, उसका यूक्रेन को क्या फायदा। यूक्रेन मुल्क जो है तो मैदान जंग तो वो बना हुआ है, तबाही उनकी है। अगर रशिया का कोई माली नुकसान होता भी है तो यूक्रेन की सेहत पे तो कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा उसका, वो तो अपने तौर पे मुल्क तबाह हो रहा है उनका, जंग उधर हो रही है। तो उनको सोचना चाहिए था कि जो मुल्क उनका हमसाया है उससे बजाय से दुश्मनी लेने के और भरोसा करने के जो हैं वो उन पे भरोसा और एतमाद किया। तो ये मेरा ख्याल एक तारीखी गलती है, सबको सबक सीखना चाहिए इससे। और ये खुद अभी जंग लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जंग की बजाय अगर ये न्यूट्रलिटी की तरफ चले जाएं और कहें जी हम न्यूट्रल हैं, तो शायद इनका मामला। रशिया ने क्या सोच के हमला किया? आप देखें ना, रशिया का दिफाई बजट देखें $62 अरब, यूक्रेन का दिफाई जो बजट है वो है $6 अरब। फिर अफवाज की तादाद आप देख लें, वो भी रशिया की कई गुना ज्यादा है। तो रशिया ने क्या सोच के हमला किया? ये तो कमजोर पर हमला करने का क्या मकसद है कि आप कमजोर हैं? देखना, कमजोर जो है वो एक काम गलत कर रहा था। रशिया ने गलत ये किया कि हमला किया, किसी सॉवरेन मुल्क पे हमला तो नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये कमजोर मुल्क जो है ये रशिया के दुश्मनों का इत्तेहादी बन रहा था और उनसे मदद भी मांग रहा है। अब रशिया जो है वो इस लिहाज से सच्चा है कि तारीख ये बताती है कि जितने भी हमले यूरोप से हुए वो पोलैंड और यूक्रेन से गुजर के हुए। तो आज भी
अमेरिका जो है वो सारे हथियार अपने मिसाइल पोलैंड में लगा रहा है, हंगरी में लगा रहा है, यूक्रेन के गिरदा गिर्द वो सारा कुछ कर रहे थे। तो रशिया की डिमांड तो दुरुस्त थी कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में डाल दी इन्होंने, और वो यही मुतालबा करते रहे कि अमेरिका जो है वो हमें गारंटी दे दे कि यूक्रेन को वो नहीं शामिल करेंगे नेटो में, तो कोई झगड़ा नहीं, हम खत्म कर देते हैं सारा के साथ। लेकिन ये गारंटी नहीं दे रहे थे। नीयत यही थी, अमेरिका की नीयत थी कि यहाँ फसाद बढ़े। सो फसाद बढ़ गया। खराबी इसमें, गलती जो है वो है कि उनको सोचना चाहिए था कि अमेरिका और रूस की जंग और तबाही जो है वो यूक्रेन की होगी, जमीन उनकी इस्तेमाल हो गई। बिल्कुल सही। तो अब जो इतना कुछ गुजर जाएगा, तबाह हो जाएगा, ये मेरा ख्याल है। पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है? पाकिस्तान तो इस वक्त जो अपने जो शहरी हैं उनको निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अभी मेरी एक पाकिस्तानी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे जो नंबर्स देते हैं वो नंबर्स नहीं मिलते हैं, और फिर जब राब्ता होता है तो कहते हैं कि 20-20 घंटे की ड्राइव करके आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचे। ये आज हम देख रहे थे जनरल साहब, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो मार्च में मसरूफ़ हैं, उन्हें क्या परवाह कि जो है ना वो हालात बिगड़ रहे हैं वहाँ के। तीसरा रोज़ है जंग का, पाकिस्तानी वहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन जो आज उनका रवैया था वो तो अपोजिशन को ललकारते हुए नजर आ रहे थे, ना कि वो अपने पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं उनकी फिक्र करें। देखिए, उनके लिए तो अरेंजमेंट वगैरह इन्होंने कुछ किए हैं, लेकिन इस वक्त तमाम मुल्कों का यही हाल है जो लोग फंस गए। आज से 15 दिन पहले अमेरिका ने अपने लोगों को निकाला था और कहा था, उन्होंने सबको कहा था कि वहां से निकल जाएं, रशिया किसी दिन भी हमला कर सकता है। ये लोग निकलने की वजह डटे रहे। नतीजा ये कि अब वहां पे उनके तमाम हवाई अड्डे जो हैं वो बेकार हो चुके हैं इनके, क्योंकि रशिया ने सबसे पहले हवाई अड्डों पे हमला किया। अब वहां पे ना कोई नो फ्लाई जोन बन चुका है, उसमें कोई जहाज नहीं जा सकता यूक्रेन में। नतीजा ये है कि इन सब को किसी न किसी तरह पोलैंड में जहाज जा रहे हैं, और हुकूमत ने पोलैंड PIA को इंतजाम किया कि PIA पोलैंड में जाए, जाके वहां से इनको पिक करे। लेकिन पोलैंड का किस्सा ये हुआ है कि वहां पे उनके बॉर्डर पे यूक्रेन से लाखों इंसान, कुछ यूक्रेनियन और बाकी 20,000 इंडियंस हैं, कुछ 3-4 हजार पाकिस्तानी हैं और कई मुल्कों के लोग हैं, वो वहां पे जमा हो गए हैं, और उनकी इमिग्रेशन जो है वो इतनी जल्दी इन लोगों को क्लियर नहीं कर रही कि ये जा सके। बाद लोग 3-4 दिन से बैठे हैं उस रात। तो अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि सारे मुल्क बेबस हुए पड़े हैं वहां पे, और पाकिस्तान अपने तौर पे जो कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ, लेट हो गए। अगर ये 5-6 निकल जाते, वहां से फ्लाइट्स जा रही थी यूक्रेन से, ये सब जा सकते थे वहां से, लेकिन नहीं निकले। जो नहीं निकले वो आज फंस गए वहां पे, और हुकूमत हमारी जो है वो जितना कुछ कर सकती है वो कर रही है। जहाज जो है वो सिर्फ पोलैंड जाएंगे, यहाँ नहीं जा सकते। वार्सा जा रहे हैं, यहाँ यूक्रेन में नहीं जाएंगे, उनको किसी न किसी तरह वार्सा पहुंचना हो। जल साहब, इसके असरात तो हमें नजर आना शुरू हो गए हैं। उधर से प्राइम मिनिस्टर रशिया का दौरा करके वापस लौटे, उधर अमेरिका ने नेशनल बैंक पर $55 मिलियन का जुर्माना कर दिया। क्या ये मैसेज दिया है हमें? पाकिस्तान ने तो अपना टिल्ट कहीं जाहिर नहीं किया। पाकिस्तान तो गैर जानिबदार है, पाकिस्तान तो न्यूट्रल है, पाकिस्तान तो ये हमेशा वाजे करता आया है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बने हैं ना हम बनेंगे। तो आपको लगता है ये उसी तनाजुर में किया है? केस 2016 का है। नहीं, वो ये है कि अमेरिका तो अभी चाहता है कि सारी दुनिया उसके कहने के ऊपर रशिया की मजम्मत करे, रशिया को बुरा भला कहे। अब वो सारा, मैं समझता हूं कि उसका फायदा तब हो अगर ये झगड़ा नजर आए कि कहीं ये इसी तरफ चलता रहेगा। ये मुझे लगता है कि ये झगड़ा जो है ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, जब यूक्रेन को ये पता चल गया कि उसकी मदद कहीं से नहीं हो रही। तो यूक्रेन हो सकता है कि अगले 1-2 रोज में न्यूट्रलिटी ऐलान कर दे कि जी हम खुद बता रहे हैं कि हम नहीं बनना चाहते हिस्सा नेटो का। तो सारी जंग अब यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर बड़ा मुश्किल है किसी के लिए कि वो प्रेडिक्ट करें। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने वही स्टांस बताया जो 72 साल से हमें लोग बता रहे हैं। हम कहते हैं जी कश्मीर हल कराएं, वो कहते हैं जी कोई जंग इसका मसले का हल नहीं, आप बैठ जाएं आपस में बात करें। तो हम भी तो यही कि जी जंग मसले का हल नहीं, अमेरिका और वो बात करे। अब अमेरिका अगर उस पर नाराज है अपने मकासद की वजह से, तो अमेरिका नाराज है। आप सोचिए कि IMF में और FATF में अमेरिका ने हमें फंसाया हुआ था 2018 से। उस वक्त तो रशिया का झगड़ा, बिल्कुल उस वक्त तो झगड़ा। आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले 27 पॉइंट पे आपने तकरीबन अपना अमल मुकम्मल कर दिया, तो उन्होंने 7 और पकड़ा दिए। वो तो आप देखें ना, बीच में अफगानिस्तान की सूरत हाल भी तो पिछले साल से चल रही है ना, उसका भी तो हमें भुगतना पड़ेगा। फिर एब्सोल्युटली नॉट जो बीच में आया।
तब भी मैं समझता हूं कि आज अगर अमेरिका को खुश करने के लिए आप रशिया ना भी जाते तो रशिया से भी हाथ धो बैठते, तो अमेरिकनों ने भी आपको, अमेरिकनों को बीमारी है डू मोर की। आप एक काम अगला तैयार कर लेते। मतलब कि आप कह रहे हैं कि यूक्रेन के पास एक ही हाल है, वो नेटो का हिस्सा बनने से इनकार कर दे, मामला ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाती जंग, वहां खत्म हो जाएगी। तो ये यूक्रेन को चाहिए कि अपने आप को बचाए, बजाय इसके उसने देख ली है कि मगरबी दुनिया दूर बैठी तमाशा देख रही है, इसको लड़वा के खुद वो दूर बैठे और सिर्फ यही है कि सैंक्शन लगा दी। बस सैंक्शन का यूक्रेन को क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज एक हुकूमत ने दूसरी हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च शुरू किया है, जबकि कल दूसरी हुकूमत इस पहली हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च शुरू करने की तैयारियां कर चुकी है। यहाँ पहली हुकूमत से मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये जो फ़ैसला है अवाम ख़ुद करें कि किस हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने बाहर निकलना है, किसके ख़िलाफ़ मार्च करना है, किसको आने वाले इंतखाबात में वोट देना है, किसको नहीं देना है। अब मुल्क एक है, एक ही अवाम है और ये एक ही एजेंडा है, जबकि दो सियासी पार्टियां और दोनों की हुकूमतें और दोनों के अवामी जो दर्द हैं उनके दो मुख्तलिफ बयानिए हैं। अब इसे दबाव की सियासत कहें या सियासी मसल दिखाने का ठीक वक्त कहें, लेकिन ये हकीकत है कि सिंध और वफाकी हुकूमत अवाम के दर्द को लेकर एक दूसरे को कोसते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। कोई एक तो जिम्मेदार है या फिर दोनों हैं। अब ये फैसला तो अवाम को करना है कि सिंध के अवाम की जो पसमानदगी है इसका जिम्मेदार कौन है। पीपल्स पार्टी ने अपने अवामी मार्च के लिए 27 फरवरी यानी कल की तारीख दी, तो तहरीक इंसाफ ने एक रोज़ पहले यानी आज ही सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च शुरू कर दिया है। दोनों सियासी जमातें सिंध के अवाम को साथ लेकर बुरे हाल का हिसाब मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान अगर इस्तीफा दे दें तो मार्च की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कहते हैं बिलावल, ज़रा देखिए। कल हमारा अवामी मार्च का इफ्तिताह होगा। 1 मार्च सखर, 2 मार्च पंजाब का रहीम यार खान, 3 मार्च मुल्तान, 5 मार्च लाहौर पहुंचेंगे, 7 मार्च पिंडी तक पहुंचेंगे। जो आखिरी मरहला है हमारा मार्च का, मार्च 8 पे होगा। हम वज़ीर आज़म साहब को कह रहे हैं कि अगर वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे तो ना हमारा एहतजाज का ज़रूरत पड़ेगा, ना ही हमारा अदम एतमाद का ज़रूरत पड़ेगा। अब नाजरीन, जहां पीपल्स पार्टी मार्च का एजेंडा दे चुकी है, वहीं तहरीक इंसाफ भी अपने दिफा में सिंध हुकूमत से हुकूक सिंध को लेकर हिसाब मांग रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खूब अवामी अंदाज में मार्च से खिताब किया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से सिंध के अवाम के 15 सालों का हिसाब कुछ इन अल्फाज में मांगा। क्या कहा शाह महमूद कुरैशी ने, ज़रा देखिए। वक्त आ गया है कि आप इस गुलामी से, जिसमें आप पिछले 15 साल से पिस रहे हैं, आप इससे आजादी हासिल करें। मैं आज बिलावल से पूछता हूं कि बिलावल, सिंध के लोग पूछ रहे हैं, जवाब दो, हमारे हकूक का हिसाब दो। अब इमरान खान हुकूमत को लेकर मार्च सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही नहीं बल्कि पीडीएम भी 23 मार्च को महंगाई मार्च करने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन इस मार्च से पहले पीडीएम और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद लाकर वज़ीर आज़म को उनकी हुकूमत समेत घर भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं। बल्कि मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तो ये दावा कर दिया है कि वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तोड़ने की समरी पर दस्तखत किए हुए हैं। जब राना सनाउल्लाह से पूछा गया कि अगले सेटअप में क्या आप पंजाब की सीटें बांटने को तैयार हैं, मतलब कि एक तरफ तो आप साथ मांग रहे हैं अपने इत्तेहादियों से और दूसरी तरफ उनको बुराई भी कह रहे हैं, ये होती है सियासत। ऑपोजिशन तो बड़े वसूख से
आइंदा सेटअप की सीटें भी बांटने में लगी है। मीडिया इत्तलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ का नाम सामने आ रहा है, जिस पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज समेत दूसरी अपोजिशन जमातें ये मान गई हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब पंजाब का वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को बनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इमरान हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन का साथ देने के लिए जो चार्टर ऑफ डिमांड जरदारी साहब के सामने रखा है, इसमें पंजाब की वजारत आला जो है ये अवलीन शर्त है। शहबाज शरीफ के तूफानी दौरों ने सारी अपोजिशन को इकट्ठा तो कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद असम्बली में हुकूमत गिराने के लिए 10 अरकान असम्बली की ज़रूरत है, जिसके लिए खूब जोड़ तोड़ और लेन देन हो रहा है। अब मार्च से पहले मार्च रंग लाता है या नहीं लाता, और पीपल्स पार्टी जो कल मार्च शुरू करने जा रही है, एक तरफ मार्च करने जा रही हैं अपोजिशन जमातें, दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब आपका। ताज हैदर साहब, आप लोगों ने तो कल मार्च शुरू करना है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज आप लोगों की हुकूमत के खिलाफ इस सिंध में मार्च शुरू कर दिया है। कहते हैं 15 साल की लूट मार का हिसाब दो। आज जो सारा दिन चलता रहा कि तीर को तोड़ो सिंध को जोड़ो, सिंध बचाना है, पीटीआई को लाना है, अब ये क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत पर इतना ज़्यादा दबाव है आप लोगों के मार्च का जो कल शुरू करने जा रहे हैं, फिर तहरीक अदम एतमाद का, और फिर जो पीडीएम ने लॉन्ग मार्च करना है, ये इन सारी सिचुएशन को देखते हुए हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ मार्च करने पर उतर आई है? देखिए तो क्या हुआ, क्या परेशानी क्या है? उनका हक है, वो कर रहे हैं, हम मेहमान हैं हमारे। इसी तरह वफाकी हुकूमत भी कहती है कोई उन्हें भी कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। पहले भी पीडीएम ने मार्च का कहा, और कोई जी ये आप हमसे क्यों मुकाबला उनका कर रही हैं? और मैं तो बस ये गुजारिश करूंगा, जैसे मैंने कहा कि ये 50 साल से ज्यादा की जद्दोजहद है, जिसमें फांसियां हैं, कोड़े हैं, जेलें हैं, हमारी सब है। अमरीकी साम्राज्य से लड़ते लड़ते और मजहबी इंतहा पसंदी से लड़ते लड़ते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बस आपसे यही एहतराम के साथ गुजारिश है बेटी कि इस जद्दोजहद का इस तरह मजाक ना उड़ाएं। नहीं, मजाक तो नहीं उड़ा रहे जनाब, मेरा सवाल है। नहीं, आप तो शुरू से कह रही है कि ये हुकूमत और वो हुकूमत और ये हुकूमतें लड़ रही हैं। नहीं तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत नहीं है, हुकूमत नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? आज तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज किया, इसमें क्या गलत किया? मैंने क्या गलत कहा उन्होंने? तो मैं तो नहीं कह रहा कि कोई चीज उन्होंने गलत की, वो बिस्मिल्लाह करें, मेहमान है हमारे, इतने हम वो नहीं थे कि हम उनकी बुराई करने लगे। ये वो हमारी प्रॉब्लम इट्स नॉट विद द पर्सन, इट्स विद पॉलिसीज। ये और ये आज की जद्दोजहद नहीं है, ये 50 साल की है। लेकिन वो तो आप लोगों से 15 सालों का हिसाब मांग रहे हैं कि 15 सालों से आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने किया कुछ नहीं है वहां पर। आप लोग क्या कर, आप लोग क्यों मार्च कर रहे हैं? उन्हें आए हुए तो अभी 4 साल हुए हैं, 4 सालों का हिसाब जो है ना आप लोग उनसे मांग रहे हैं, लेकिन अपने तो 15 सालों का हिसाब दें। देखो, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि वो आए नहीं थे, लाए गए थे। बदतरीन धांधली की गई थी और उस तरीके से लाए गए थे वो। और ये जरा सी अगर आप अपनी किसी सहाफी दोस्त से पूछ लें कि क्या काउंटिंग के वक्त किसी सहाफी को किसी कैमरे को अंदर अलाउ किया गया था? नहीं। क्या पोलिंग स्टेशन के सामने उन्हें खड़े होने की इजाजत थी? तो ऐसे ना मजाक उड़ाया करो। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे ताज हैदर साहब, आप बार बार ये बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ। मैं सिर्फ 10 दफा आपसे ये कहूँगा जी, लेकिन मैं भी समझ नहीं रही है बात को। आप मुझे बताइए, क्या आपकी चैनल के किसी कैमरामैन को पोलिंग स्टेशन के अंदर 2018 के जाने की इजाजत थी? क्या उनको धक्के मार के वहां से नहीं निकाला गया? जो प्रॉब्लम है वो लेजिटिमेसी की है कि एक हुकूमत हम पे मुसल्लत कर दी गई, जो अमेरिकन साम्राज्य की एजेंट हुकूमत है, जिसने कि मुल्क को इतनी मुसीबतों के अंदर मुब्तला कर दिया। अब आप कह रहे हैं नहीं, वो ये कहते हैं, आप ये कहते हैं। लेकिन देखें ना, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तो मानते हैं ना, वो तो कहते हैं जमहूरी हुकूमत है, वो तो इनकार नहीं करते कि हम नहीं मानते, वो कहते हैं जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी तरीके से निकालेंगे। आपने आज हम जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जिसके अंदर उन्होंने मेरी रिपोर्ट सामने रखी थी कि ये धांधली के इलेक्शन है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा सा देख लीजिए,
बहुत बहुत शुक्रिया। ताज हैदर साहब तो मानते नहीं हैं इस हुकूमत को, जमहूरी हुकूमत, जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इवन कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये बात करते हैं कि जमहूरी हुकूमत को हम आइनी तरीके से ही निकालेंगे। ज़ाहिर है आइनी तरीके से अगर आप किसी हुकूमत को निकालने जा रहे हैं तो इसका मतलब वो आइनी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है तो निकालने जा रहे हैं। लेकिन ताज हैदर इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी का जो कल का जो मार्च है, अवामी मार्च है, ये आईनी तरीके से कैसे इस मार्च के जरिए इस हुकूमत को निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ताज हैदर साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है? कल पीपल्स पार्टी मार्च करने जा रही है, आज आप लोगों ने मार्च किया, फिर तहरीक अदम एतमाद का मामला है, फिर 23 मार्च को महंगाई मार्च है। जितने इत्तेहादियों के राब्ते क्लोजली हो रहे हैं अपोजिशन के साथ और जितनी यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं, लगता है कि हुकूमत आज गई कल गई। ये देखिए, बात ये है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब में भी, सिंध में भी, सारी पार्टीज अपना अपना जोर तो लगाएंगी ना। अब अपना अपना जोर जो है वो लगा रहे हैं, पहलवान में अखाड़े में उतरे हुए हैं, अखाड़ा जारी है। अब आप देखें उसमें क्या बनता है, बाकी तो ये किस्से कहानी है। लेकिन ये सारा मामला लोकल इलेक्शंस का तो नहीं है। आप देखें ना, इत्तेहादी एक दिन कुछ बयान देते हैं, अगले दिन कुछ बयान देते हैं। अब जो कह रहे हैं कि काफ लीग कह रही है कि वजारत आला दे दे, पीपल्स पार्टी कह रही है कि सेटअप ऐसे ही चलता रहे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद जो है ना वो हम कामयाब बनाएंगे। तो हालात कुछ इतने अच्छे और आसान लग नहीं रहे आप लोगों के लिए। देखिए, आप खुद भी एनालिसिस आप करती हैं और इतने अरसे से ये फॉलो कर रही हैं। मुझे आप बताएं कि जो थ्योरियां चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी ये करे कि वजारत आला काफ लीग को दे दे और वजारत उज़्मा जो है वो नून लीग को दे दे, तो मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी फिर क्या मंजन बेचेगी? और इसी तरीके से जो नून लीग का चल रहा है कि वो पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म बना दे और चीफ मिनिस्टरशिप क्यू लीग के दे दे, तो मुझे बताइए फिर नून लीग जो है वो इससे वैसे ही सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दे, तो कोई बेवकूफ़ी होगा ना जो इस तरह से अपनी सियासत खत्म करेगा। लिहाजा ये तो ऐसे ही एक मंजन है रोज का। लेकिन कुछ तो टेंशन है ना। आज चेयरमैन सेनेट भी परवेज इलाही साहब से मिले और कहा कि हमें आपके साथ की ज़रूरत है। वो जब इत्तेहादियों से हुकूमत मिलती है उन्हें यकीन दहानियाँ करा देते हैं, ऑपोजिशन मिलती है उन्हें भी यकीन दहानियाँ करा देते हैं। मसला ये कि आपके इत्तेहादी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं फवाद। वो तो फिर आप उनसे पूछे ना इत्तेहादियों से कि वो क्यों सबको मिल रहे हैं और इस तरह से। I mean, this is for them to decide किसको। हमारी पार्टी तो वो नहीं है, हमारे साथ इसलिए वो जुड़े हुए हैं कि उनके मफाद हुकूमत में रह के ज्यादा सर्व होते हैं। अगर उनको लगेगा कि उनके मफाद अपोजिशन में रह के ज्यादा सर्व होते हैं तो वो फैसला करेंगे, क्योंकि वो पीटीआई का हिस्सा तो नहीं। पीटीआई के लोग जो अगर कोई अलग होंगे तो वो जाहिर है फिर हम देखेंगे, वो उस तरह का कोई इशू है नहीं। हर वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ये मूवमेंट आती है, कामयाब हो जाती है, तो पीटीआई क्या सड़कों पर आ जाएगी? जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर मुझे निकाला गया इक़्तिदार से तो मैं सड़कों पर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। बात यह है कि इन दिनों में इतना जान नहीं है कि कोई हुकूमत को निकाल सके। इनके कद कोई नहीं है, ये तो सारे बोने कटे हुए हैं, एक दूसरे के कंधों पे चढ़ के अपना कद बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कर पाएंगे और ना ही इनके बाजुओं में इतनी ताकत है। ये तो सारे छूटे हुए कारतूस हैं। इन बेचारों ने से तो घर नहीं चल रहे, इनसे हुकूमत क्या चलनी है। तो आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, हमारा कंसर्न अपोजिशन नहीं है, हमारा कंसर्न इस वक्त एक बहुत ही ये जो आलमी मार्केट की सिचुएशन है। आप देखें तेल पहले 104 पे गया, फिर अब 93 पे आ गया, और इसी तरह से वीट और कमोडिटीज की प्राइसेस जो अचानक ऊपर गई, वो जो वोलेटिलिटी है उसको प्रॉब्लम है हमारे लिए कि हमने अपने लोगों को उस हिसाब से कैसे बचाना है जो उस वक्त एक इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से पैदा हो रहा है। तेल और महंगा होने जा रहा है।
देखो कोशिश तो पूरी होगी कि ना हो, लेकिन आप देखें कि जैसे सिचुएशन बन रही है अब इसमें या तो कोई सोल्यूशन आउट ऑफ बॉक्स देखें क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो मैंने तो पोजीशन को भी कहा है कि भाई आप तनकीद रोज कर रहे हैं, आपको कोई सोल्यूशन देके आए कि ये सोल्यूशन होना चाहिए और इसको हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जो सियासत है उसका पहला मकसद ये होना चाहिए कि लोगों को हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। बदकिस्मती से हम ज्यादा जो है वो हर वक्त यही चल रहा होता है कि ये आए वो आए, ये चला गया वो चला गया, लेकिन जो बड़े इश्यूज हैं तो उनके ऊपर कोई कम्प्रिहेंसिव डिबेट्स नहीं हो रही। तो रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से क्या एक्सपेक्टेड है कि गंदम का बहरान जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है यहाँ पर? देखिए ये रशिया और यूक्रेन मिलकर दुनिया की 40% गंदम पैदा करते हैं। यस। और इसी तरह से जो सारा बाकी भी अजनास हैं, गल्ला जिसको हम बोलते हैं, ये सारा जो है ये यूक्रेन और रशिया का इसमें बहुत बड़ा एक शेयर है। तो इसकी वजह से एक पीएम साहब ने, अगर आपको याद हो तो रशियन टेलीविजन को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि हम चाहते हैं कि ये जंग ना हो, क्योंकि इसके नतीजे में जो अफगानिस्तान जैसे ममालिक हैं उनमें ग़ज़ाई बहरान बहुत बढ़ जाएगा। अब हमारा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी जो सिचुएशन है, यहाँ पे हमारी जो गंदम है वो जाहिर है कि हम आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि डिस्पाइट बम्पर क्रॉप हमें फिर बाहर से मंगवाना पड़ती है। हाँ जी, हर साल मंगवाते हैं। लास्ट ईयर भी यूक्रेन से मंगवाई 40% तकरीबन। हाँ नहीं, ये तो तकरीबन हम आप समझिए कि सवाए 4-5 मौकों के हर साल हमें गंदम बाहर से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और उसकी वजह से जो है वो अभी तो ये 2012 से तो हमारी अपनी प्रोडक्शन नीचे जा रही थी। अब पहली बार आके 2018 में और 19 में और अब आके हमने बम्पर क्रॉप किए। लेकिन इशू यही है कि ये बड़ा सीरियस मसला है इस वक्त जो एनर्जी की प्राइसेस है। गैस आपको पता है तकरीबन 15 से 20 गुना महंगी हो चुकी है और बिजली महंगी हो गई है उसी वजह से, क्योंकि हमने सारी जो यहाँ फैक्ट्रियां लगाई हैं वो तो लगाई हैं या गैस के ऊपर चलती हैं या तेल के ऊपर चलती हैं, और ये दोनों महंगे और कोयला भी महंगा हो रहा है। तो ये हमारा मेजर प्रॉब्लम इस वक्त ये है एक्चुअली कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको बैठना चाहिए और हम ये जरा कुछ देखें कि इसको कैसे हम इसे हल क्या निकालें, क्योंकि और तो हमें कोई हल नजर नहीं आ रहे। तो आगे पेट्रोल बढ़ेगा, कह रहे हैं 10 रुपए और बढ़ने जा रहा है पेट्रोल। ओगरा जो है वो तो यही कह रहा है। अब देखते हैं इस वज़ीर आज़म साहब किस तरीके से और क्या। अब ओगरा को इंडिपेंडेंट भी कर दिया है तो कैसे सुनेंगे वो आप लोगों की? और जाहिर है उन्होंने तो आलमी मार्केट के मुताबिक चलना है, लेकिन देखिए ना हमारा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास या तो हो कितने डॉलर हो कि आप बाहर से महंगा चीज खरीदें उसको आप सस्ती करके बेच दें, वो हमारे पास लग्जरी है नहीं। हमारा जो इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो 40-45 डॉलर थी नून लीग की हुकूमत में, अब वो बदकिस्मती से हो गई है 92-95। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखें कि इसको हमने कैसे जो है वो करेंगे। अच्छा, रशिया के साथ जो मुआहदे किए हैं, आप देखें दुनिया पाबंदियां लगा रही है रशिया पर, हमने मुआहदे किए। अब ये मैं भी इस चीज़ से इत्तेफाक करती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जाना ही नहीं चाहिए था, जाहिर है कि एक दिन में तो दौरे तय नहीं होते, ये बहुत अरसा पहले जाहिर सब चीज़ें प्लान होती हैं, ये कोई 2-4 दिन पहले तो ये दौरा प्लान नहीं हुआ था। लेकिन अब जो मुआहदे किए हैं, दुनिया पर पाबंदियां लगा रही है रशिया पर, तो क्या इन मुआहदों का कोई फायदा होगा? आप देखें अमेरिका ने तो जुर्माना कर दिया है $55 मिलियन का यहाँ पर स्टेट बैंक पर, तो दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं? हम मुआहदे कर रहे हैं। वो तो खैर नेशनल बैंक पे जुर्माना किया है और वो 2014 से वो 2016 से। हाँ, सईद अहमद जो आपको पता है ये इसहाक डार का फ्रंटमैन था, हाँ। उसने वहाँ पे जो है वो वहाँ पे बहुत फ्रॉड किए थे। वो तो माशाल्लाह नून लीग में कोई इदारा तो पाकिस्तान का छोड़ा ही नहीं, तो अब वो तो खैर उस वजह से हुआ। लेकिन देखिए ये जो हमारा इस वक्त रूस के साथ जो बुनियादी इंटरेस्ट है वो यही है कि हम चाहते हैं कि जो गैस की कमी हो रही है, वो रूस दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्रोवाइडर है, पूरे यूरोप को रूस से गैस जाती है। और ये रूस में देखिए रूस को सीरिया या ईरान नहीं, लिहाजा इसके ऊपर आपने देखा होगा कि पिछले 48 घंटों में भी यूरोप ने गैस के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाने से इनकार कर दिया। तो हमारी ये इशू ये है कि हम इसको सूरत हाल को देख रहे हैं गौर से, और जाहिर है सैंक्शंस होंगी तो फिर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हमारा ख्याल यही है
कि ये जिस किस्म की सैंक्शंस होंगी उसके अंदर ये गुंजाइश होगी कि वो गैस वगैरह जो है वो दे सकेगी। बिल्कुल सही। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अभी मेरी एक रशियन पाकिस्तानी यूक्रेन में पाकिस्तानी से बात हो रही थी। बहुत से पाकिस्तानी वहाँ पर मुश्किलात में हैं, वो कह रहे हैं कि हम वैसी बात नहीं सुनती है, वैसे तो राब्ता नहीं होता, राब्ता होता है तो झूठी तसल्लियाँ देते हैं, तो उनको निकालने के लिए बंदोबस्त करें। आज शाह महमूद कुरैशी साहब को हमने मार्च में इतना ज़्यादा मसरूफ़ देखा, अपोजिशन को ललकारते हुए देखा, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी जो है ये बेयारो मददगार पड़े हुए हैं यूक्रेन में। फवाद साहब, नहीं, उसके ऊपर इकदाम हो रहे हैं, मुशारा कर रहे हैं। मैं तो अपने मीडिया पे हैरान हूँ कि भी वहाँ पे कहीं पे जंग शुरू ही नहीं हुई और हमारे मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि सारे लोग फंस गए हैं, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। तो भाई उनको कुछ टाइम तो दें, पहले समझें तो सही हो भी रहा है वहाँ पे जिन इलाकों में, वहाँ पे नहीं हो रहा, पैनिक ही फैला दी। तो वो मेरी उनसे एम्बेसडर से भी बात हुई है, वो उनके ऊपर इकदाम पूरे हो रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तानी इंशाल्लाह ताला वहाँ पे सारे महफूज हैं, किसी को वहाँ पे। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। राना सनाउल्लाह साहब तो बड़ा पुरजोश अंदाज में ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तो असम्बलियाँ तोड़ने की जो समरी है वो हालात को भांपते हुए दस्तखत करके रख दिए हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो बुज़दार साहब हैं उन्हें भी हिदायत मिल गई हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी सूरत में ये असम्बली जो है वो हर सूरत में अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इसके ऊपर कोई जो है वो दो राय नहीं। और ये जो राना सनाउल्लाह साहब हों या बाकी लोग हों, ये इनको पता नहीं इनके साथ होना क्या है। ये अभी लेके आए, अभी तो इनकी जरूरत नहीं हो रही, नो कॉन्फिडेंस ला नहीं पा रहे। जितने दिनों से ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा था 24 घंटे में वो चीजें सेटल नहीं हो रही ना, किसको क्या देना है, किसको क्या देना है। तो यही तो मैंने पहले ही आपसे क्या कहा, इनसे कुछ नहीं होना। ये तो सारे आप देखिएगा अगले 2 हफ्ते में आपसे मुंह छुपाते फिरेंगे। आप लोग इनको प्रोग्रामों में बुलाएंगे, ये कहेंगे जी हम तो इस वक्त जी जो है ना वो काना काछा बैठे हुए हैं, हमारे पास तो नेट ही नहीं आ रहा। ये आप देखिएगा 2 हफ्तों में क्या होता है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो है ना हुकूमत के लिए ऑपोजिशन क्या सरप्राइज लेके आती है या इन्हें खुद ही कोई सरप्राइज मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।